Assalamualaikum. In this lecture, I will tell you about describe strategies for retaining competent high performing employee. इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह की स्ट्रेटेजीज पर अमल करते हुए आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हैं. ठीक. So I will give you complete notes and guideline on this specific question and I hope this will be helpful for you. इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जो भी मटेरियल इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी आप लोग उसे राइट डाउन कर लें वीडियो को पास करते हुए और साथ ही साथ उसे अच्छे से याद कर लें और ये मटेरियल इनफ है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. So, once an organization has invested significant dollars in recruiting, selecting, orienting, and training employees, it wants to keep them, especially the competent, high-performing ones. हम लोग ये पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को किस तरह सेलेक्ट करती है, उसका सिलेक्टिंग प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह का इंटरव्यू होता है और साथ ही साथ वो फिर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के बाद किस तरह उन्हें ट्रेन करती है. सो इस सारे प्रोसेस पर ऑर्गेनाइजेशन के डॉलर्स खर्च होते हैं. ठीक है, अब वो डॉलर्स खर्च करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो भी एम्प्लॉयज उसने हायर किए वो हाई परफॉर्मिंग हो, वो कॉम्पिटेंट हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका फायदा हो. ठीक है. Two HRM activities that play a role in this area are managing employee performance and developing an appropriate compensation and benefits program. ठीक है, 2 HRM activities जो कि इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करती है वो कौन सी है? मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को मैनेज करना और साथ ही साथ कंपनसेशन और बेनिफिट प्रोग्राम को भी डेवलप करना. ठीक है. सो पहले हम लोग देखते हैं कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है. मैनेजर्स नीड टू नो वेदर देयर एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. दैट्स व्हाट अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डज. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से जाहिर है. ठीक है, हमें समझ आ रही है ना कि परफॉर्मेंस को मैनेज करने वाला सिस्टम. तो परफॉर्मेंस को मैनेज करने वाले सिस्टम का क्या काम होगा कि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय के काम को देखेगा, जज करेगा, जज करने के साथ साथ उसे मॉनिटर करता रहेगा. एम्प्लॉय कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है उसे वो बात पता चल जाए और उसे पता चल जाए कि एम्प्लॉय को किस तरह मैं ट्रेन करूंगा तो वो अपनी जॉब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकेगा. ठीक है. सो ये सारी चीजें जो होती है ना ये मैनेजर को पता होती हैं जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है. Establishes performance standards that are used to evaluate employee performance. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनकी बिना पर वो एम्प्लॉय को जज करते हैं. अगर एम्प्लॉय उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, तब वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो तब मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मैनेज करे, उसके स्टैंडर्ड्स को हाई करे. How do managers evaluate performance appraisal method. मैनेजर किस तरह एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकता है, इसके लिए हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स हैं. दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को डेवलप करना. डेवलपिंग एन इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ HRM प्रोसेस. ठीक है, इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट कंपनसेशन सिस्टम डेवलप करना HRM का इंपॉर्टेंट पार्ट है. It can help attract and retain competent and talented individuals who help the organization accomplish its mission and goal. Organization के employees को जब हम लोग compensation देंगे, उन्हें benefits provide करेंगे तो employee automatically हमारी organization की तरफ attract होगा. जब वो organization की तरफ attract होगा, उसे पता चलेगा कि वाकई ही ये तो बहुत आला काम हो गया है. अब मैं इस organization में अपनी जगह बरकरार रखने के लिए अपना काम बहुत अच्छे से perform करूंगा, अपना टास्क अच्छे से फुलफिल करूंगा ताकि मैनेजर को मेरी जॉब पसंद आ जाए, मेरा काम पसंद आ जाए और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में देर पा काम कर सकूं, यानी काफी अरसे तक मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रह सकूं. ठीक है. सो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है. ठीक है. अब वो बेनिफिट्स कौन से हैं वो भी अभी हम लोग स्टडी करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक नीड क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मिशन हैं, जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश हो सके. ऐसी ही बात है ना. तो जब ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा एम्प्लॉय, एक ऐसा इंडिविजुअल मिल रहा होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वफादार हो, अपना काम जो है वो
अपना काम जो है वो 100% अच्छे से फुलफिल करे, तो ऑर्गेनाइजेशन का भी दिल करेगा ना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो लंबा टाइम स्पेंड कर सके, काफी अरसे तक रह सके, ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत कर सके। सो इसलिए वो एम्प्लॉय को बोनस देती है सैलरी के साथ साथ, और साथ ही साथ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो जिस तरह काम कर रहा है इसी तरह मुस्तकबिल में भी परफॉर्म करता रहे। मैनेजर्स मस्ट डेवलप अ कंपनसेशन सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क एंड द वर्क प्लेस इन ऑर्डर टू कीप पीपल मोटिवेटेड। ठीक है, मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंपनसेशन सिस्टम डेवलप करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की वर्क प्लेस के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिल काम करते रहे और स्टिल मोटिवेटेड भी रहे, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को स्टिल जो है वो अकम्प्लिश करते रहे। Organizational compensation can include many different types of rewards and benefits such as base wages and salaries, wage and salary add-ons, incentive payments and other benefits and services. ऑर्गेनाइजेशनल कंपनसेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवॉर्ड्स शामिल है, जैसे हम लोगों ने देखा कि सैलरी के साथ साथ उन्हें बोनस भी दिया जाता है अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ बेस वेजेस एंड सैलरीज, वेज का जो लफ्ज है ये फायोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर वेज क्या होती है, ये एक ऐसी सैलरी होती है जो कि कंपटीटर्स के मुकाबले में हम लोग अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ना करे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास इंसेंटिव पेमेंट्स आ जाती हैं और अदर बेनिफिट्स एंड सर्विसेज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपनी एम्प्लॉयज को क्वार्टर्स दे देते हैं रहने के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के साथ वहां पर रह सके, अच्छा टाइम स्पेंड करें और वो अपने काम पर भी अच्छे से फोकस कर सकें। इसके साथ साथ उनका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे पर, और बहुत ज्यादा इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें रिटेन रखा जा सके। सो आई होप आपको कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स कौन से हैं। नंबर 1 है हमारे पास रिटन एसे। रिटन एसे क्या है? एवेल्युएटर राइट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, पास्ट परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, प्रोवाइड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। एवेल्युएटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए एक डिस्क्रिप्शन लिखता है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखता है, उसकी पोटेंशियल्स को देखता है और उसके लिए वो सजेशंस भी देता है कि किस तरह उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, ये सिंपल टू यूज है। ठीक है, और माइनस पॉइंट क्या है, मे बी बेटर मेजर ऑफ एवेल्युएटर्स राइटिंग एबिलिटी देन एम्प्लॉयज एक्चुअल परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय की असल कारकर्दगी के मुकाबले में जो एवेल्युएटर है उसकी तहरीरी सलाहियत का बेहतरीन पैमाना हो सकता है या बेहतर पैमाना हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिटिकल इंसिडेंट। एवेल्युएटर फोकस ऑन क्रिटिकल बिहेवियर्स दैट सेपरेट इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस। एवेल्युएटर एम्प्लॉय की क्रिटिकल बिहेवियर्स पर फोकस करता है जो कि इफेक्टिव और इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस को सेपरेट करती है। अब इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, रिच एग्जांपल्स बिहेवियरली बेस्ड। बिहेवियरली बेस्ड पर इस तरह की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है कि एम्प्लॉय जो है वो अपने कोलीग के साथ, अपने मैनेजर के साथ किस तरह बिहेव करता है, अपने काम के साथ वो किस तरह बिहेव करता है। इसका माइनस पॉइंट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, लैक्स क्वांटिफिकेशन। टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ लैक्स क्वांटिफिकेशन है, यानी हमारे पास जो भी तय्युन मिकदार है उसकी कमी है। ठीक है, Number 3, graphic rating scale. Popular method that lists a set of performance factors and an incremental scale. Evaluator goes down the list and rates employee on each factor. ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है ये पॉपुलर मेथड है जिसकी बिना पर हम लोग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के फैक्टर्स जो है उनको लिस्ट आउट कर सकते हैं। जो भी उसके अंदर इंक्रीमेंट आया है, जो भी डिक्रीमेंट आया है, उसको जज कर सकते हैं। एवेल्युएटर गोज डाउन द लिस्ट एंड रेट्स एम्प्लॉय ऑन ईच फैक्टर। एवेल्युएटर जो है उस लिस्ट के हर पॉइंट को अच्छे से एवेल्युएट करता है और उसकी बिना पर वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करता है। हर फैक्टर को एवेल्युएट करने के बाद वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करता है। ठीक है, सो इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स क्वांटिटेटिव डाटा नॉट टाइम कंज्यूमिंग। ये क्वांटिटेटिव डाटा प्रोवाइड करता है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है।
माइनस पॉइंट क्या है? डज नॉट प्रोवाइड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन जॉब बिहेवियर। ये एम्प्लॉय के जॉब बिहेवियर के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, यानी ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। नंबर 4 पॉइंट है हमारे पास बार्स। बार्स क्या है? बिहेवियरली एंच्योर्ड रेटिंग स्केल। Popular approach that combines elements from critical incident and graphics rating scale. Evaluator uses a rating scale, but items are example of actual job behaviors. ग्राफिक रेटिंग स्केल और बार्स दोनों ही पॉपुलर अप्रोच हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, वो क्रिटिकल इंसिडेंट्स पर फोकस करते हैं। ठीक है, और फिर साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रेट भी करते हैं उसके फैक्टर्स को देखते हुए। लेकिन जो आइटम्स हैं वो एक्चुअल जॉब बिहेवियर्स की एग्जाम्पल हैं। प्लस पॉइंट क्या है? फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल जॉब बिहेवियर्स। हम लोग उन चीजों पर फोकस करते हैं जो कि मेजरेबल है। ठीक है, जिससे एम्प्लॉय के बिहेवियर्स को हम लोग एवेल्युएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन पर हम लोग फोकस करते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट टू डेवलप है। सो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स बहुत आसान है, इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आई होप कि अभी तक आपको इन चारों मेथड्स की समझ आ गई होगी। नंबर 5 है हमारे पास मल्टी पर्सन कंपैरिजन। एम्प्लॉयज आर वेटेड इन कंपैरिजन टू अदर्स इन वर्क ग्रुप। एम्प्लॉय को हम लोग कंपैरिजन की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम लोग कंपैरिजन की बिना पर भी जज कर सकते हैं, एवेल्युएट कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है कि कंपेयर्स एम्प्लॉयज विद वन अनदर। हम लोग एक दूसरे के साथ एम्प्लॉय को कंपेयर करते हैं। और नेगेटिव पॉइंट क्या है? डिफिकल्ट विद लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लीगल कंसर्न्स। हम लोग उन्हें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है और साथ ही साथ लीगल कंसर्न्स भी हैं। एमबीओ क्या है? एम्प्लॉयज आर एवेल्युएटेड ऑन हाउ वेल दे अकम्प्लिश स्पेसिफिक गोल्स। एम्प्लॉय को हम लोग उनके गोल्स की अकम्प्लिशमेंट की बिना पे जज करते हैं कि उन्होंने किस तरह गोल को अकम्प्लिश किया है। अगर वो बहुत अच्छे तरीके से किया है, उन्होंने जो भी टारगेट वैल्यू थी उसको मीट कर लिया है, देन एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड वाइस वर्सा। अब इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है? फोकस ऑन गोल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, ये फोकस करता है गोल्स पर और जिस तरह का रिजल्ट आएगा उस तरह की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होगी। अगर एम्प्लॉय ने जो टारगेट वैल्यू है उसको मीट कर लिया है, देन वेल एंड गुड, उसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उनमें से ज्यादातर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। इन लास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इज 360 डिग्री अप्रेजल। 360 डिग्री अप्रेजल क्या है? यूटिलाइजेस फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज एंड कोवर्कर्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉय को वर्कर की फीडबैक पे जज करते हैं। अगर उनका बहुत अच्छा फीडबैक है उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, देन वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये थॉरो है एंड माइनस पॉइंट क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। एम्प्लॉय के कोवर्कर के पास जाना, अलग अलग और उनसे फीडबैक लेना, सुपरवाइजर्स के पास जाना, मैनेजर्स के पास जाना, ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसीलिए इसका नाम 360 डिग्री अप्रेजल है कि फुल जो है ना हमें उसके लिए राउंड अप होना पड़ता है। सो आई होप कि आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना है, हाउ डू मैनेजर्स डिटरमिन हु गेट्स पेड व्हाट। मैनेजर्स को किस तरह पता चलेगा या वो किस तरह अंदाजा लगाएंगे कि किस एम्प्लॉय को हमने कितना पे करना है। ये तो वाज़ेह और आम बात है ना कि जिस एम्प्लॉय की जिस तरह की पोस्ट होगी हम लोग उस एम्प्लॉय को उसके हिसाब से पैसे देंगे। यानी अगर वो मैनेजर की सीट पर है तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एम्प्लॉय से ज्यादा पे होगी। ठीक है, यानी मैनेजर्स की पे ज्यादा होती है एम्प्लॉयज की निस्बत, एम्प्लॉयज की पे जो होती है वो ज्यादा होती है उनके जो नीचे वाले एम्प्लॉयज है उनकी निस्बत। और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो पे का प्रोसेस है वो होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह पे किया जाता है एम्प्लॉयज को। Many organizations, however, are using alternative approaches to determine compensation. बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अल्टरनेटिव अप्रोचेस का इस्तेमाल करती हैं। अब उनमें से 2 जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को उनकी स्किल्स की बिना पे करेंगे। A pay system that rewards employees for the job skills they can demonstrate.
पे सिस्टम जो है वो एम्प्लॉय को उनकी जॉब स्किल्स जिस तरह की वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे उसकी बिना पे करेगा। नंबर 2, वेरिएबल पे, अ पे सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल्स कंपनसेशन इज कॉन्टिजेंट ऑन परफॉर्मेंस। एक ऐसा पे सिस्टम जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की बिना पर उसे पैसे देगा। अगर वो बहुत अच्छा से परफॉर्म करता है तो उसकी पे ज्यादा होगी, अगर वो नॉर्मल परफॉर्म करता है तो उसकी पे भी नॉर्मल होगी। सो इस तरह मैनेजर जो है वो डिटरमिन करता है कि कौन से एम्प्लॉय को कितनी पे देनी है। व्हाट डिटरमिन्स पे एंड बेनिफिट्स, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस लेवल के कंपनसेशन और बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंपनी का साइज बड़ा होगा तो एम्प्लॉय को ज्यादा जो है वो कंपनसेशन और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इस तरह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो भी हम उन्हें रिवॉर्ड्स अच्छे देंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल लोकेशन इस पर मैटर करती है। मैनेजमेंट फिलॉसफी, लेबर और कैपिटल इंटेंसिव, यूनियनाइजेशन, काइंड ऑफ बिजनेस, काइंड ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय टेन्योर एंड परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के लेवल ऑफ कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को डिटरमिन करती हैं। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एम्प्लॉय को किस बेस पर हम लोग बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स देते हैं। आई होप कि अभी आप लोगों को इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत आसान मटेरियल है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। So don't forget to subscribe this channel for more interesting management lectures. Happy learning and thanks for watching.